नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। शुरुआत हापुड़ से बड़ी खबर के साथ। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। बिहार निवासी आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान पैसा भेजने का आरोप है। मदरसों के नाम पर चंदा पाकिस्तान भेजा करता था ये संदिग्ध आतंकी मसूद अजहर से प्रभावित था। आरोपी कई पाकिस्तानी जिहादी ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ है। शेरपुर कुरैशियां मस्जिद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस की यह बड़ी कार्रवाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगले एक महीने में 500 और पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस समेत अन्य विभागों में सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने युवाओं को ड्रग्स और स्मार्टफोन की लत से दूर रहने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में खेलों का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। साथ ही जल्द नई युवा नीति लाने की घोषणा की। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, खेल और खेल संस्कृति के क्षेत्र में भी वह परिवर्तन हुआ है। खेल के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से आज हर एक स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी, नए नए आयोजन आगे बढ़े हैं। अभी कॉमनवेल्थ में आपने देखा होगा भारत के खिलाड़ियों का जोश हाई था। चौथे स्थान पर भारत के खिलाड़ी रहे, मेडल जीते। उत्तर प्रदेश के भी 9 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उनमें से 3 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो, 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कई नौजवान, किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में, किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में जो मेडल जीते हैं उसके लिए हम लोगों ने किया है। और अभी बहुत शीघ्र, यानी मान के चलिए कि अगले एक महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में और यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। नौकरी देने जा रहे हैं। जो लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल पे उसको 6 करोड़ रुपए हम यूपी सरकार की तरफ से देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ देते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम देते हैं अपनी ओर से अलग से। प्रतिभाग करने पर ओलंपिक में 10 लाख रुपए देते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। और नेशनल गेम्स के लिए भी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होते ही बस्ती जिले के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह नजर आया। दरअसल इस टीम में बस्ती के पूर्व सांसद और असम के पार्टी प्रभारी हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।
परिश्रम से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है, इसका उदाहरण आदरणीय हरीश द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने एक सामान्य से स्वयं सेवक से लेकर के आज राष्ट्रीय महासचिव तक का सफर तय किया है। यह हम बस्ती वासियों के लिए गौरव का विषय है, हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का विषय है। निश्चित तौर से आज बस्ती जनपद का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, पूरे देश में रोशन कर रहे हैं हरीश जी। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय हरीश जी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, नितिन नवीन जी ने भरोसा करके बस्ती को एक नई जिम्मेदारी दी है, ये कहीं न कहीं बस्ती के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। जो हम सबके नेता हरीश जी, जो हम कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा रहे हैं, जो एक सामान्य परिवार से निकल करके बस्ती के राजनीति में और देश की राजनीति में उन्होंने अपना जो स्थान अपने मेहनत से कायम किया है, वो कहीं न कहीं हम नेताओं के लिए एक सीख है कि कम से कम एक छोटा कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो है हरीश जी जैसा मेहनत करके वो वहाँ पहुँच सकता है। आज बस्ती जनपद के लिए आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली रहा। बस्ती जनपद के एक कार्यकर्ता हमारे नेता आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, पार्टी ने जो दायित्व दिया है, शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं। इतने एक सामान्य कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, चाचा भतीजों की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक सामान्य कर्ता छोटे स्तर से लेकर संघ से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर राष्ट्रीय मंत्री से लेकर आज का दिन बहुत गौरवपूर्ण है कि राष्ट्रीय महामंत्री तक का सफर हमारे नेता आदरणीय हरीश द्विवेदी जी को ये पद मिला है। उसके लिए आज हम सभी कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न है। बस्ती जनपद का एक कार्यकर्ता, ये बस्ती जनपद के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। एक कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि बस्ती जनपद पूरे देश में बस्ती जनपद का नाम हो रहा है। ऐसे हमारे गौरवशाली हमारे नेता आदरणीय हरीश द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। ये कार्यकर्ता का सम्मान संगठन में और बस्ती जिले का, उत्तर प्रदेश का सम्मान है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी को मिला हुआ, जो कि बस्ती के इस पवित्र भूमि से निकले हुए हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से ये जमीन किस तरीके से उर्वरक है, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे रामचंद्र जी के प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ था। उसी तरीके से आप देखिए धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ से निकल करके और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महामंत्री का दायित्व हरीश द्विवेदी जी को मिला है। प्रयागराज में अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय का नामकरण समेत 8 सूत्रीय मांग को लेकर चल रहा धरना 13वें दिन स्थगित हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर मांगों पर शासन स्तर से कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन मांगों में शहीदी स्थल और प्रतिमा का संरक्षण, सिविल लाइंस चौराहे का नामकरण, शताब्दी वर्ष पर राजकीय आयोजन, अस्पताल का आधुनिकीकरण और बलिदान स्थल को पर्यटन सर्किट में शामिल करना प्रमुख है। बहराइच में सऊदी अरब से प्रेमी के लिए पहुंची महिला के मामले ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल महिला का सऊदी में काम करने वाले नदीम से प्रेम प्रसंग था, जिसके लिए वो अपने 18 साल के बेटे और शेख पति को छोड़कर 6 महीने की बच्ची के साथ बहराइच पहुंच गई। लेकिन यहां उसे पता चला कि प्रेमी पहले से शादीशुदा है। वहीं प्रेमी की पत्नी देखकर महिला ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हालांकि सूचना पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने उसे रोका, समझाया। महिला को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र में नागपंचमी पर दर्दनाक हादसा हो गया। बदौली बाबू गांव में पोखरे में नहाने गए 3 किशोर गहरे पानी में डूब गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सचिन, अनुज और हरीश के रूप में हुई। तीनों की उम्र 14 से 15 साल के बीच थी। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव बैदौली थाना बांसगांव अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में बच्चे नागपंचमी के पर्व पर गुड़िया बटोरने के उद्देश्य से तालाब में नहाने के लिए गए थे और उनमें से 3 बच्चे डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह पाया गया कि 3 बच्चे, जिनके नाम अनुज और सचिन और हरीश उर्फ करिया है,
यह वहां पर डूबे थे, जिनमें से अनुज और हरीश को अथक प्रयास करके पुलिस के द्वारा तत्काल निकाल करके उनको इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया और वहां से उनको रेफर करा करके सदर अस्पताल ले जाया गया था, जिनकी डेथ रास्ते में हो गई है। और सचिन की बरामदगी भी उसी तालाब से हुई है। जो बच्चा सचिन है उसकी मौके पे ही उसी समय मृत्यु हो गई थी। तीनों ही बच्चों की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है और इनके शवों को निकालने के पश्चात पीएम के लिए भेजा जा चुका है। बांदा के झीलकापुरवा स्थित एक आवासीय विद्यालय में 2 नाबालिग छात्रों की एक साथ मौत से हड़कंप मच गया। दोनों की उम्र करीब 9 से 10 साल बताई जा रही है। दरअसल दोनों के पेट में अचानक दर्द उठा, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और खाने में खराबी की आशंका जताई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झीलकापुरवा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्षीय उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है, पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण में प्रत्येक स्तर से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजनों ने पति पर करंट लगाकर यातनाएं देने और हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक मृतका के परिजनों की शिकायत पर पति समेत 6 के खिलाफ मुकदमा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना बिलासपुर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी भतीजी की हत्या उसके पति द्वारा कर दी गई है। इसमें एक मृतका की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। इसकी हत्या उसके पति द्वारा की गई है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये पति पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ थाना बिलासपुर अंतर्गत एक हुरमत नगर एरिया में किराए पे रहते थे, जहां पे ये घटना कारित की गई है। रहने वाले कैमरी थाना क्षेत्र के थे। इसमें पति द्वारा पत्नी को करंट लगा करके हत्या करनी बात आई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, पति को उसको जेल दिया। रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र से एक ऐसी घटना आई है जहां पति ने जमीन को लेकर के पत्नी की हत्या कर दी है। बताते चले आपको, पति ने जमीन बेचने को लेकर पत्नी से कहासुनी हुई और उसके बाद करंट का शॉट लगा के उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं इस मामले में लगभग 6 लोग शामिल थे, जिसमें पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 लोग अभी भी फरार हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने दी। अभी देखना होगा कि जिस तरीके की यह घटना है, जो फरार लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। वृंदावन के महिला आश्रम में रहने वाली बेसहारा महिलाएं रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटी हैं। महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने के लिए खास राखियां बना रही हैं। उनके लिए रक्षाबंधन अकेलेपन के बीच खुशियां और अपनापन बांटने का खास मौका है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सैकड़ों विधवाएं रक्षाबंधन आने के पहले ही त्योहार के रंग में रंग गई हैं। वे त्योहार के लिए खास राखियां बना रही हैं। कई महिलाओं को उनके परिवारों ने छोड़ दिया था, उन्हें महिला आश्रम में सहारा मिला। उनके लिए यह त्योहार सिर्फ जश्न मनाने का मौका ही नहीं, बल्कि खुशियां लाने का जरिया है। जब मन के अंदर जो खुशी होती है, जो तभी वो मेहनत नहीं लगता, तभी अच्छा लगता, आनंद होती है, वो मेहनत नहीं लगता। कितने दिन से बना रही हैं ये राखी आप लोग? हो गया
5-7 दिन हो गया। कई राखियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। रक्षाबंधन पर ये राखियां उन्हें खास तौर से तोहफे के रूप में भेजी जाएंगी। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम लोगों ने लगभग 1100 राखियाँ बनाई हैं हमारी माताओं ने, और ये राखियाँ हम लोग हमारी माताएं जाएंगी मोदी जी को राखी बांधने के लिए, जो कि मोदी जी पूरा देश की रक्षा करते हैं भाई बन के, तो हमारी माताओं की भी रक्षा करते हैं। यही हमारा मानना है और यही हमारा प्रण है। पीएम मोदी को भेजने के लिए खास राखियां बनाने की पहल एक सामाजिक कल्याण संस्था ने की है। ये संस्था विधवाओं की भलाई के लिए काम करती है। प्रयागराज में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ तो लोगों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के कुछ इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के बाद सोमवार सुबह पानी भर गया। पानी भरने से यातायात बाधित हुआ और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल और आवागमन में सारी जगह पानी का जलभराव लगा हुआ है। रास्ता बदल बदल के हम लोग किसी तरीके से निकल रहे हैं। कहीं पानी हर जगह लगा हुआ। रात भर बारिश की वजह से सारे रास्ते में पानी रुके हुए हैं। या स्कूल जाने आने में भी दिक्कत हो रही, कहीं आने जाने में भी दिक्कत हो रही। वही परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। सड़कें क्या, पूरा सब कुछ कमरे के अंदर पानी चले गए हैं। सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दिक्कतें इतने ज़्यादा हो रही है कि आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। ऑफिस वगैरह जाना हो तो दिक्कत हो रहा है। रास्ते बदल बदल के लोग जाना पड़ा है। पूरा रात भर बारिश हुआ है। इधर पूरा बाढ़ आ गया, रोड जाम हो गया है बारिश से। गाड़ी मोटर नहीं जा रहा है इसमें। बस ई रिक्शा चलाते हैं, इधर सवारी उतारना पड़ रहा है इधर रोड पे। अंदर नहीं, अंदर आगे जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, पानी बहुत लगा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ आना जाना है आदमी बाधित है, आ जा नहीं पा रहा है। अभी इम्पोर्टेंट कॉल थी मेरी सुबह सुबह मार्केटिंग की। मैं इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर हूँ, लेकिन मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो वापस जाना पड़ रहा है। हर जगह सड़कें भरी हुई हैं। लगभग अल्लाहपुर की तो मेन सड़कें भरी हुई हैं और जहाँ जहाँ सड़कें टूट भी गई हैं काफ़ी। ऐसे में छात्रों के लिए भी स्कूल पहुंचना दिक्कतों से भरा रहा। कुछ छात्रों ने कहा कि हालात को देखते हुए स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए थी। ये पानी भरा है और हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेट हो रहा है। अब क्या कहें, जो कैसे जाएंगे वही सोच रहे हैं। अरे बहुत हुई रात भर की है, ये सब जाम हो गया है। अब कैसे जाएं हम लोग स्कूल? भर गया है, आज छुट्टी होनी चाहिए थी। भर गया है पानी बहुत ज़्यादा, कुछ दिख भी नहीं रहा है, गड्ढा है क्या है। लोगों ने इसके लिए खराब जल निकासी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अधिकारियों से जल्द सड़कों की मरम्मत और नालियों की सफाई करवाने का आग्रह किया। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक, पूजा अर्चना कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में लंबी कतार और भक्ति का माहौल नजर आया। देखिए रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुबह से ही महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। द्वारका के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और पवित्र अनुष्ठान में शामिल हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन के दौरान पूजा पाठ करना श्रद्धालु बेहद शुभ मानते हैं। भक्तों की भीड़ जामी है और भक्त लोग रुद्राभिषेक, अभिषेक, नागदोष, ध्वजा और भगवान को भोग लगाने के लिए भीड़ लगी है। और ट्रस्ट तरफ से तमाम सुविधाएं भक्तों के भोजन करने की, चाय पानी, कॉफ़ी सब व्यवस्था की गई है। और भक्तों लोग सुबह से शाम तक अभिषेक, रुद्राभिषेक, जल अभिषेक करते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में भी सावन के तीसरे सोमवार को आस्था का अद्भुत नजारा दिखा। बहुत ही मेरी गौरी शंकर मंदिर में आस्था है। आस्था सभी मंदिरों में है, पर हमेशा सावन का जल मैं यहीं चढ़ाती हूँ
और ठाकुर जी और भोले बाबा इतनी कृपा करते हैं कि मुझे बुला लेते हैं। कैसे मैं पहुंच पाती हूँ ये यही जाने। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इस साल सोमवार के ही दिन नाग पंचमी पड़ने से इसे बेहद शुभ माना जा रहा है। प्रयागराज के प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। ये भगवान वासुकी का इकलौता प्राचीन मंदिर है जो आपके देश में इकलौता यही है। और सागर मंथन के उपरांत ये जो है इतना ज्यादा कष्ट में थे, उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कोई हमें ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ हम आराम कर सकें। कहा कि हमारी शरीर की दुर्गत हो गई है, सिर्फ प्राण बचा हुआ है, हम किसी काम के नहीं हैं, हिलने डुलने काबिल नहीं रह गए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप तीर्थों का राजा प्रयागराज हैं, वहीं पे आप जाके निवास करिए और सरस्वती जी का जल का पान करिए तो आपके शरीर का जलन और कष्ट दूर होगा। प्रयागराज में बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था को कम नहीं कर पाई। नाग पंचमी के मौके पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ पे हर साल आते हैं आज के दिन। ये है आज का दिन है नाग पंचमी। यहाँ पे आज के दिन चना, मटर, दूध और लावा वगैरह चढ़ता है। और आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, फिर भी लोग आए हुए हैं दर्शन करने। और देखिए मंदिर में बहुत भीड़ है। नाग पंचमी है, इस मौके पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। वर्ष में एक बार ये मौका मिलता है हमेशा, तो इसलिए हम लोगों को बारिश है, रात से बारिश हो रही है, फिर भी हम लोगों की ये भावना है, ये धारणा है कि हमें नागवास की दर्शन करना है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी को श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से भोले बाबा को मनाया। सावन के इस पवित्र महीने का समापन 28 अगस्त को होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।